डूपो कैंगक्योंग की दुनिया में पहुंच जाओ और भविष्य में पूरे महाद्वीप में मशहूर होने वाले शाओ यान बन जाओ, तो उस दिन क्या करोगे जब तुम्हारी माँ अपने हाथ की प्राचीन अंगूठी तुम्हें सौंपेगी? क्या तुम चुपचाप उस अंगूठी को पहनकर उसके अंदर मौजूद याओ लाओ को 3 साल तक अपनी डूब ही सोखने दोगे? या फिर इंतजार करोगे कि पहले शाओ क्लैन के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति से गिरकर सबकी नजरों में मजाक बनो, फिर सगाई टूटने का अपमान सहो और अनगिनत तिरस्कार झेलो? माफ करना, लेकिन इनमें से एक भी घटना मैं झेलने वाला नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले ही दिन मैंने ऐसी क्षमता जागृत कर ली थी जो मेरी किस्मत बदलने के लिए काफी थी। 12 ताबीजों में से एक, हॉर्स तालिस्मान। जब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया तब मैं सिर्फ एक नवजात बच्चा था, लेकिन पिछले जीवन में डूपो कैंगक्योंग की कहानी जानने की वजह से मुझे अच्छी तरह पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। मेरी माँ सू वान अपनी खराब सेहत के कारण बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ देगी। मैं अंगूठी में मौजूद याओ लाओ की वजह से अपनी डूची खो दूंगा और पूरे वू टैन सिटी के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। और कुछ साल बाद नैलन यानरन खुद मेरे घर आकर सगाई तोड़ देगी। वो प्रतिभाशाली लड़का जो कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता था, कुछ ही सालों में आसमान से गिरकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था और मेरे पास इन सबको बदलने का मौका था। हॉर्स तालिस्मान जागृत होते ही मैंने सबसे पहला काम अपनी माँ को बचाने का किया। माँ का कमजोर शरीर हॉर्स तालिस्मान की शक्ति से धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनके शरीर में वर्षों से छिपी सारी चोटें और बीमारियां पूरी तरह दूर हो गईं। जब मैंने अपनी माँ के चेहरे पर दोबारा मुस्कान देखी, तब मुझे पता चल गया कि इस दुनिया का पहला पछतावा बदल चुका था। कुछ साल बाद जब मैंने डूशी की साधना शुरू की, तब दूसरा आश्चर्य सामने आया। जब मैंने अपनी पहली डूची शक्ति को इकट्ठा किया, उसी समय दूसरी ताबीज शक्ति जागृत हुई, ऑक्स तालिस्मान। इसमें शरीर को मजबूत करने की भयानक शक्ति थी। उसके बाद जहां दूसरे लोग सिर्फ डूची की साधना करते थे, वहीं मैं डूची की साधना के साथ अपने शरीर को भी लगातार मजबूत करता था। चोट लगती तो हॉर्स तालिस्मान से ठीक हो जाता, शरीर सहन नहीं कर पाता तो ऑक्स तालिस्मान उसे और मजबूत कर देता। मैं बार बार अपनी सीमा तोड़ता और फिर खुद को ठीक करता। कुछ सालों के बाद मेरे शरीर की ताकत मेरी उम्र के दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकल चुकी थी। यहां तक कि मेरी शारीरिक शक्ति दूसरी श्रेणी के मैजिकल बीस्ट के बराबर हो चुकी थी। और फिर 11 साल की उम्र में वो दिन आया। शाओ क्लैन के मैदान में सभी लोगों की नजरें परीक्षण पत्थर के सामने खड़े लड़के पर थीं। परीक्षण करने वाले बुजुर्ग के चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पूरे शाओ क्लैन को पता था कि ये लड़का उनके क्लैन का भविष्य है। मैंने अपना हाथ परीक्षण पत्थर पर रखा। अगले ही पल तेज रोशनी आसमान तक उठ गई। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। इसके बाद पत्थर पर धीरे धीरे 4 बड़े अक्षर दिखाई दिए, डूजे 1 स्टार। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरा शाओ क्लैन का मैदान खुशी से गूंज उठा। 11 साल की उम्र में डूजे, ये कैसे संभव है? यंग क्लैन मास्टर की प्रतिभा आखिर इतनी भयानक कैसे हो सकती है? मंच पर बैठे कई बुजुर्ग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और मेरे पिता शाओ जान तो खुशी से लाल हो चुके थे। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, मुझे पता था मेरे शाओ जान का बेटा कभी साधारण नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी क्षण जब मैंने डूजे की सीमा पार की, तीसरी ताबीज शक्ति भी जागृत हो चुकी थी, तालिस्मान ऑफ बैलेंस। ये यिन और यांग के संतुलन को नियंत्रित करने की शक्ति थी। इसी क्षण मुझे आखिरकार इसका नियम समझ में आ गया। हर बार जब मैं एक बड़े रियम को पार करूंगा, एक नई ताबीज शक्ति जागृत होगी। मैं ये चुन नहीं सकता कि कौन सी शक्ति मिलेगी, लेकिन हर ताबीज के पास दुनिया बदलने की ताकत है। अब मेरे पास हॉर्स तालिस्मान, ऑक्स तालिस्मान और तालिस्मान ऑफ बैलेंस, 3 शक्तियां मौजूद थीं। मेरा भविष्य पूरी तरह मूल कहानी से अलग हो चुका था। परीक्षण खत्म होने के बाद मैं अपने माता पिता के छोटे से घर में वापस आया। मेरे सामने खड़ी माए को देखकर मेरे मन में कई भावनाएं उठीं, क्योंकि मूल कहानी के हिसाब से यह दृश्य कभी होना ही नहीं चाहिए था। माए मुझे बड़ा होते देखकर खुशी से भर गईं। फिर उन्होंने अपने हाथ से एक काली अंगूठी उतारी और मेरी ओर बढ़ा दी। यानेर, ये अंगूठी कई सालों से मेरे पास थी, अब इसे तुम्हें सौंपती हूं। मैंने अंगूठी अपने हाथ में ले ली। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण काली अंगूठी थी, लेकिन मैं जानता था कि इसके अंदर भविष्य में डूशी महाद्वीप की किस्मत बदलने वाला एक व्यक्ति सो रहा था। कमरे में वापस आने के बाद मैंने अंगूठी को मेज पर रखा और काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर मैंने हल्के से उस पर दस्तक दी, टीचर उठिए। कमरे में पूरी तरह शांति थी, कोई जवाब नहीं आया। मैं मुस्कुराया, ये बूढ़ा सच में बहुत अच्छा नाटक करता है। याओ लाओ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अंगूठी फिर भी शांत रही। मैंने कुछ देर सोचा और आखिर में कहा, बूढ़े दीपक, अगर आप बाहर नहीं आना चाहते तो शिष्य को ये अंगूठी साफ करनी पड़ेगी। अंगूठी फिर भी शांत रही। मैंने बेबसी से सिर हिलाया, लगता है याओ लाओ बाहर आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा, अगर टीचर खुद बाहर नहीं आना चाहते तो शिष्य को आपकी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। इतना कहते ही मेरा हाथ धीरे धीरे कमर की तरफ बढ़ा।
अगले ही पल शांत पड़ी काली अंगूठी अचानक जोर जोर से कांपने लगी। अंगूठी के अंदर से एक कमजोर आत्मिक शक्ति बाहर निकली। फिर एक सफेद रोशनी चमकी। कमरे के अंदर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा दिखाई दिया। उसका शरीर पारदर्शी और भ्रम जैसा था, मानो किसी भी समय गायब हो सकता हो। लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति का दबाव अभी भी इतना भयानक था कि पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। शैतान लड़के, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे तरीके इतने जहरीले कैसे हैं? याओ लाओ बाहर आते ही सबसे पहले मुझे डांटने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि सामने खड़ा ये लड़का उसके अस्तित्व के बारे में पहले से जानता था। बूढ़े को बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? याओ लाओ की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। उसकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तुरंत बाहर फैल गई। अगर कोई साधारण बच्चा होता तो शायद डर के मारे हिल भी नहीं पाता, लेकिन मैं बस उसे देखता रहा। फिर धीरे से कहा, टीचर, मैं भविष्य जानता हूं। याओ लाओ ये सुनकर पूरी तरह जम गया। भविष्य? उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। शैतान लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? भविष्य जैसी चीज को तो डू शेंग स्तर के शक्तिशाली लोग भी आसानी से देखने की हिम्मत नहीं करते, और तुम एक 11 साल के बच्चे कह रहे हो कि तुम भविष्य जानते हो? मैंने जल्दी से कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ एक वाक्य से याओ लाओ को विश्वास नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से 2 शब्द बोले, हन फेंग। इस पल याओ लाओ के चेहरे के भाव पूरी तरह जम गए। उसकी आत्मिक देह, जिसमें अभी कुछ पल पहले गुस्सा था, अचानक जोर जोर से कांपने लगी। तुम ये नाम कैसे जानते हो? पहली बार याओ लाओ की आवाज में घबराहट थी, क्योंकि हेन फेंग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। कभी उसने हेन फेंग को अपना शिष्य माना था। उसने अपनी जिंदगी भर की सारी जानकारी उसे सिखाई थी, यहां तक कि उसने उसे फेन ज्यू जैसी उल्टी दुनिया बदल देने वाली कल्टीवेशन टेक्निक भी दे दी थी। लेकिन आखिर में जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया।